नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का फाइनल आज है, सत्ता का फाइनल क्योंकि पड़ रहे हैं वोट। मतदाता कर रहा है अपने मताधिकार का उपयोग। तो आज 28 के दंगल में किसका होने वाला है, 10 तारीख को मंगल, ये तो पता चलेगा। लेकिन इसी बीच जो खबरें हैं सबसे पहले उससे आपको रूबरू करा देते हैं। भिंड से ये खबर, गोहद विधानसभा में तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, गोहद विधानसभा में तीनों प्रत्याशी नजरबंद कर दिए गए हैं। बीजेपी से रणवीर जाटव, कांग्रेस से मेवाराम जाटव नजरबंद। पुलिस प्रशासन ने तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया है। तो बड़ी खबर भिंड से आपको बता रहे हैं, 3 प्रत्याशी और तीनों ही नजरबंद कर दिए गए। बसपा से यशवंत पटवारी को नजरबंद कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस पर तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद करके रखा गया है। पुलिस प्रशासन ने तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद रखा हुआ है। और मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमें जानकारी देंगे। मनोज जी, आखिर क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, क्यों इन तीनों को नजरबंद कर दिया? देखिए, भिंड का जिले का मेहगांव पहले से सेंसिटिव था। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या भी काफी थी और सुबह से तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा था। एक तरफ से सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे मैदान में, दूसरी ओर से ओपीएस भदौरिया जो कि राज्य सरकार में मंत्री भी है। दोनों के समर्थकों के बीच कई बार झड़प की सूचना मिली तो ये खबरें आ रही थी कि वो अपने अपने समर्थकों को उकसा रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी। इसी अंदेशों को देखते हुए तीनों को एक साथ नजरबंद कर दिया गया है, जिसमें बसपा प्रत्याशी है, बीजेपी, कांग्रेस तीनों के प्रत्याशी है। वो कहा यह जा रहा है कि मतदान खत्म होने के बाद ही इनको छोड़ा जाएगा। तो प्रशासन की पहली चिंता यही है चुनाव आयोग की प्रशासन की मदद से चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। ये पहला मौका नहीं है इस ग्वालियर चंबल में। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था 2018 में भी, जब बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया था। इसके बाद उपचुनाव में भी ये नजारे देखने को मिले थे। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन अगर हम कानूनी चीजें समझने की कोशिश करें तो क्या इस तरह से प्रत्याशियों को नजरबंद कर रखना, और वो भी आप बता रहे हैं कि शाम तक जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक कर रखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी हालत में चुनाव को प्रभावित नहीं किया जाए, चाहे फिर वो प्रत्याशी ही कोई क्यों ना हो। यही कारण है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी टीमें बना के रखता है जो जिलों में चेकिंग करती है। हमने देखा था कि जब अटेर में चुनाव हुआ था तब उन्होंने जो तहसीलदार थे उनको थाना प्रभारी का पावर दे दिया था और रातों रात 6 थाना प्रभारी चुनाव आयोग ने बदल दिए थे। तो चुनाव आयोग मतदान के दिन उनके पास असीमित पावर होते हैं जिसका वो उपयोग करते हैं। मतदान खत्म होते के साथ ही उनके पावर खत्म हो जाते हैं। यानी अभी आज के लिए बिग बॉस चुनाव आयोग है, ये कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज के दिन बिग बॉस चुनाव आयोग है और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी चुनाव आयोग ही बिग बॉस होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो देखिए, ये चीजें तो हैं ही, खबरें आती रहेंगी और हम हर खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे। और भिंड से ये खबर, जहां तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है, जैसे कि मनोज जी ने भी बताया कि किसी भी तरह से चुनाव प्रभावित ना हो सके, इस बात को चुनाव आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहा और इसीलिए किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होगी। और इसके लिए अगर प्रत्याशियों पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसे ठीक समझते हैं, इसलिए नजरबंद किया गया है तीनों कैंडिडेट, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या बीएसपी के हों। और इससे पहले ही सुबह से यहाँ तनातनी की खबरें आ रही थी। इंदौर से खबर आ रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला है। लसूड़िया बूथ क्रमांक 200 का यह मामला बताया जा रहा है। देखिए, सांवेर सीट पर यहां चुनाव है और पहले से ही हाई प्रोफाइल हॉट सीट सांवेर मानी जा रही है। और यहां जो मतदान चल रहा है उस बीच यहां विवाद की खबर है बीजेपी कांग्रेस में। और लसूड़िया बूथ क्रमांक 200 का यह मामला बताया जा रहा है, जहां विवाद चल रहा है। तो इंदौर में विवाद की स्थिति हो गई है। सांवेर सीट है इंदौर। संवाददाता सचिन फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भी ज्यादा बातचीत के लिए। सचिन, यहाँ विवाद हो गया कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आया और क्या कुछ अपडेट आपके पास?
जी, बताना चाहूंगा ये अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। ये जो लसोड़िया क्षेत्र के बूथ क्रमांक 200 की घटना है। ये वहाँ पे प्रेमचंद गुड्डू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो उनकी बेटी वहाँ आई थी, और साथ में गौरव रंधीवे जो शहर के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके कार्यकर्ता आपस में विवाद करने लगे, क्योंकि उनका ये कहना था कांग्रेस का कि बोले ये बीजेपी वाले बोले बहुत ज्यादा धांधली कर रहे हैं, और 200 मीटर का दायरा है, बूथ का जो रूल है, जो उसका जो है ना पूरा प्रोटोकॉल है, वो उसको हल नहीं कर रहे हैं, वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर वहाँ पे स्पॉट पे विवाद हुआ है, बहुत ज्यादा गहमा गहमी हुई थी, और अभी पुलिस प्रशासन ने बीच में आके दोनों को अलग किया था। जी चलिए, नजर बनाए रखिए, कोई अपडेट होगा तो दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया सचिन जानकारी के लिए। तो लसूड़िया बूथ क्रमांक 200 का ये मामला, पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद की स्थिति हो गई। हाई प्रोफाइल हॉट सीट, सावेर तुलसीराम सिलावट, प्रेमचंद गुड्डू दोनों ही दल बदलू और दोनों ही मैदान में हैं, और यहाँ पहले से ही अंदाजा था कि कुछ ना कुछ होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिहाज से चुनाव आयोग की पूरी तैयारी, और हर सीट पर, हर बूथ पर हमारी नजर बनी हुई है। हर बूथ पर हमारी टीम मेंबर्स तैनात हैं, और हर बूथ से जो खबर निकल कर आ रही है सबसे पहले नादी टीवी आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, इंदौर की तस्वीरें हैं जहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नादी टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और यहां विवाद की स्थिति हो गई। जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया जा रहा था, गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। और यहां अब देखिए समझाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव, ये इस लिहाज से तो लगातार है ही कि दो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है और बीजेपी सरकार यथावत बनी रह सकती है, लेकिन इसी बीच विवाद भी हो रहे हैं। सभी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्याशियों की साख तो दांव पर ही है, लेकिन दिग्गजों की खुद की इमेज भी दांव पर लगी हुई है। ग्वालियर से खबर, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद। कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार मुरार पहुंचे हैं। मतदान केंद्र क्रमांक 161 पर सतीश सिकरवार पहुंच गए हैं। ग्वालियर, यहां पर भी विवाद हो गया सर। इंदौर में भी विवाद, ग्वालियर में भी विवाद, और इससे पहले भी इस तरह की खबरें आ ही रही हैं। भिंड में भी इस तरह की खबरें। पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा कार्यकर्ताओं का आरोप है। कांग्रेस प्रत्याशी ने देवेश शर्मा पर आरोप लगाया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा हैं और कार्यकर्ताओं का इन पर आरोप है। मतदाताओं को बरगलाने, मतदान प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं इन पर। सतीश सिकरवार और देवेश शर्मा के बीच टकराव हो गया। मौके पर कमिश्नर से मामले की शिकायत की गई। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद की स्थिति। वोट डालना है, अब अंदर जाओ, वोट डालना है। देवेश शर्मा पर आरोप कि वो बरगला रहे थे, बहला रहे थे मतदाताओं को, और उसके बाद गुस्सा फूटा सिकरवार का। वोट डाले या नहीं डाले? ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और यहां देवेश शर्मा से उनकी कहासुनी हुई है। और चलिए, इसी बीच ये सारी खबरें तो हम आपको बताते ही रहेंगे, और सबसे पहले बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और विश्लेषण सटीक हो रहा है, क्योंकि हम जड़ तक जाकर खोद कर लेकर आ रहे हैं उन मुद्दों को जो इन्होंने कह तो दिया इन चुनावी सभाओं में, रैलियों में, लेकिन अब उन पर हो रहा है विश्लेषण। तो मतदाता किन मुद्दों पर वोट देने जा रहा है, घर से निकल रहा है, क्या सोचकर निकल रहा होगा, ये तमाम चीजें हैं जिन पहलुओं पर हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए। ब्रजेश पांडे जी का बहुत स्वागत करती हूँ। और हिदायतुल्लाह शेख साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत स्वागत है हिदायतुल्लाह शेख साहब आपका। और ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बने हुए हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस की तरफ ही रुख कर लेती हूँ। ब्रजेश पांडे जी, कितनी सीटें? अरुण,
राहुल जी इस तरह से मध्य प्रदेश में मतदान हो रहा है, उससे रहा है कि मध्य प्रदेश में पार्टी इस पता नहीं मध्य प्रदेश में 63.67 लाख मतदाता करीब अपने मतों का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिनमें 355 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, राज्य सरकार के 12 मंत्री। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का उत्साह, जनार्दन की अपेक्षा, जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरने में अगर कोई उस कसौटी में सफल सिद्ध साबित हुआ है तो आदरणीय श्री कमलनाथ जी हुए हैं, और लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। आप इंदौर का मसला देखिए, ग्वालियर का देखिए, भिंड में देखिए, ये लोकतंत्र की शुचिता के लिए अच्छी बात नहीं है। आपकी सरकार है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने चुनाव आयोग में अनावश्यक दखलंदाजी करके माननीय कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक का दर्जा छीना था, भारतीय जनता पार्टी को ये सब मुद्दे काफी भारी पड़ेंगे। जनता ने समझ लिया है इस बैलेट के जमाने में बुलेट के तरीके से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। जनता ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पारुल जी मैंडेट कांग्रेस को दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोट के कत्ल करके मध्य प्रदेश के दरवाजे से सरकार बनाई, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक कार्य किया। इससे आने वाली पीढ़ियां, जो लोग राजनीति में शोध करते हैं, वो लोग कहते हैं मुझसे, मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता हूं, लोग मुझसे कहते हैं सर बताइए भारतीय जनता पार्टी किस तरह का काम करना चाह रही है, वो भी खासतौर से मध्य प्रदेश में। अन्य राज्यों में भी बीजेपी की कभी भी अच्छी नहीं थी, जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई हो, हर जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह के काम किए, और यहाँ तक इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, चाहे वो आसाम का मामला रहा हो, चाहे कर्नाटक का मामला रहा हो, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे गोवा का, चाहे हरियाणा का, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। कितनी सीटें सर ब्रजेश जी? कमलनाथ जी ने क्या दिया है कि मैं नहीं बता पाऊंगा कितनी सीटें, लेकिन हम जीत रहे हैं। आप बताइए, आपको आकलन हो रहा है कितनी सीटें? 28, बिल्कुल 28 में से 2800 सीटें कांग्रेस इस चुनाव में जीतकर आएगी। हिदायतुल्लाह शेख साहब, आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि कांग्रेस तो से बहुत इजी वे में ले रही है, 28 की 28 सीटें हमारे पास, आपके पास तो फिर 0 आ रहा है सर। हिदायतुल्लाह सर, नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा ज्ञान दे रहे थे, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं लोग, इनसे बोलते हैं। हाँ। कभी आपको आपातकाल के बारे में बोलते कि नहीं बोलते भैया? मेरा आग्रह है क्योंकि कोरोना काल की वजह से हम सब दूर हैं, लेकिन एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड सर रुकिए। देखिए कोरोना काल है, हम सब दूर हैं, लेकिन एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा आप लोग पालन कर लीजिए। एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके। जी मैंने बोला ही नहीं इसमें पारुल जी, हिदायतुल्लाह जी। और तो कभी उसके बारे में आपसे बात करते ही कि नहीं करते? और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या और गला घोटना, एक चीज उन्होंने सबसे प्रारंभ में पहले ही बोल दी कि जनता की उम्मीदों पे कमलनाथ जी खरे उतरे हैं। तो कमलनाथ जी का परिणाम आने के पहले, अभी 10 तारीख को परिणाम आएगा, आज ही आपने खरा उतार दिया, तो परिणाम आज ही आपने तय कर दिए। तीसरी बात आपने बोली कि जनता ने हमें दिया था मैंडेट सरकार बनाने की। भैया, जनता ने मैंडेट किसी को नहीं दिया था। सीटों की संख्या में आप ज्यादा थे, वोटिंग प्रतिशत में हम ज्यादा थे। रुक जाइए, आपके पास रोकिएगा। ब्रजेश जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, ब्रजेश जी रोक दीजिएगा, अधिकार देता हूं आपको। गलत बोलूं तो आप सीटों की संख्या में आगे थे, हम वोटों के प्रतिशत में आगे थे। 15 साल से सरकार चला रहे थे। जो किस्म के आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो काम नहीं कर सकते थे तब? जो खरीदी बिक्री की आप बात कर रहे हैं, जो प्रलोभन की बात कर रहे हैं, सरकार के अंदर बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पूरा हमारा था, तब हमने काम नहीं करा। अगर संख्या नहीं थी सीटों की तो हम विपक्ष में जाके बैठे। आप अपने आंतरिक कलह से निपटे, आप अपने आंतरिक कलह से आपने सरकार कराई। और कौन लोग गए आपके पास से? पहली बार चुने में गए क्या? तुलसी सिलावट 15 साल तक आपके साथ विपक्ष में भी खड़े रहे, गोविंद राजपूत खड़े रहे, हेमंती देवी जी खड़ी रही। वो लोग जो 15 साल तक संघर्ष करते रहे आपके साथ खड़े होकर, सत्ता में आने के बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि सत्ता में आने के बाद भी वो जनता की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरेंगे, उन्हें ऐसा लगा कि जनता की उम्मीदों पे वो काम नहीं कर पा रहे, जो वचन पत्र आपने झूठे बोले उन पे काम नहीं हो पा रहा, तो तब उन्होंने सत्ता का त्याग करा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। ऐसा कोई करता नहीं है भैया। सेठ कमलनाथ तो जीवन में नहीं कर सकते, दिग्विजय सिंह राजा कभी जीवन में नहीं कर सकते। जो काम अगर हमारी आज दलित की बेटी इमरती देवी ने करा हो, जो काम अगर तुलसी सिलावट या सारे 22 विधायकों ने करा हो, जो बाद में आए उन लोगों ने भी करा हो, इस बात को हमेशा ज्ञान रखिए। और लोकतंत्र बार बार लोकतंत्र का गला घोटने की बात करते। अरे बहुत सारी चीजें उठा लीजिए, 84 से लेकर उठा लीजिए, आपातकाल की उठा लीजिए, तो सब समझ में आ जाएगा। कितनी बार सरकारें गिराई आपने? अरे आपने सरकार गिराने का काम तो 1950-52 से शुरू कर दिया था, जो लगातार चलते आया है। एक व्यक्ति इलाज कराने के लिए विदेश चले जाते और यहाँ पर आते उनको मुख्यमंत्री पद से आप हटा देते,
तमिलनाडु के अंदर आप क्या क्या काम करे हैं आपने, आप इस बात का ज्ञान मत दीजिए। और जनता के परिणाम आएंगे ना, कौन खरा उतर रहा है, जनता के परिणाम उस पर आने वाले। वो ब्रजेश जी, मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी पारुल जी, जो मैंने आज सुबह दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखा, मैंने देखा कि उन्होंने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया, तो मुझे पता चल गया था कि आज कांग्रेस की क्या होना है। आज कांग्रेस सारी बातें वही करेगी, पुलिस प्रशासन कर्मचारी ईवीएम, जो उसको अब बनाना है कि हम हार रहे हैं चुनाव तो हमें क्या बोलना है। हो गई आपकी ट्रेनिंग आज सुबह कि पुलिस पे आरोप लगाओ, प्रशासन पे आरोप लगाओ। हमने स्टार प्रचारक का तमगा छीना। पढ़े लिखे ना तो कॉलेज में प्रोफेसर लेने जाते, कभी आपने पढ़ा है कि हम स्टार प्रचारक का दर्जा छीन सकते हैं, या आप हमारे किसी स्टार प्रचारक का दर्जा छीन सकते हैं? चुनाव आयोग ने आपने स्टार प्रचारक का दर्जा छीना, हमने नहीं छीना। हम चलाते हैं क्या चुनाव आयोग? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जनता आपसे ये पूछती वो पूछती। जनता कभी ये नहीं पूछती कि आप संविधान नियम कानून पढ़ के आते हैं या नहीं आते बहस करने के लिए। तो आप बताइए इन सब चीजों के ऊपर हमने छीना क्या दर्जा? आपके व्यक्ति ने गालियां बकी एक महिला के ऊपर अपमान का काम करा। और इस चुनाव के अंदर एक चीज देखिए बहुत स्पष्ट, ठीक है, गालियां आप शब्द और न जाने किस स्तर पर हम जाकर मध्य प्रदेश को समझ दे दीजिए। इस चुनाव के अंदर प्रश्न किसने उठाए? हमने प्रश्न उठाया कि बेरोजगारी ऊपर क्या करा आपने बेरोजगार लोगों का। हमने बोला कि कन्या योजना की वो जो राशि थी 51,000 वो कहा गई। हमने बोला कि किसानों का कर्जा आपने माफ नहीं करा। जवाब क्या मिले? जवाब मिले आइटम, जवाब मिले कुत्ता, जवाब मिले कर्मचारी आपके साथ, जवाब मिले चुनाव भयंकर तैयारी के साथ आए हिदायतुल्लाह शेख साहब, बोले ही जा रहे हैं। रुक जाइए, प्रश्न उठाने का काम रुक जाइए, आपका जोश देख रहे हो मैं। जनता पार्टी के लिए तो आप उठा पाए राजनीतिक रूप से। ठीक है, आते हैं सर। ब्रजेश जी, दोनों का जोश अपनी तरह से दिखाई दे रहा है और क्लियर ब्रजेश जी ने तो कह दिया कि अब दोनों हमना में हैं, लेकिन ब्रजेश जी देखिए कितनी उससे कह रहे हैं कि 28 सीटें तो कांग्रेस की आ रही हैं, लेकिन धरातल पर किस तरह से आप लोगों ने फील्ड पर जाकर वोटर से बात की है, प्रत्याशियों से बात की है, क्या लगता है ये उत्साह वाकई जेन्युइन दिखाई दे रहा है आपको या कुछ और है? मुझे तो लगता है कि ब्रजेश जी ज्यादा अतिशयोक्ति कर गए हैं। उनके नेता ही नहीं मान रहे हैं कि 28 सीटें उनको मिल जाएंगी पूरी, क्योंकि कमलनाथ जी का ट्वीट देखो। कमलनाथ जी ने अभी हमने से कहा है कि हम कितने जीतेंगे ये कह नहीं सकते, सरकार हम बना रहे हैं। हाँ जी। तो बहुमत का आंकड़ा कितना है आपका? यदि आप पहले की तरह जोड़ तोड़ से बनाएंगे तो आपको कम से कम 21 सीटें जीतना पड़ेंगी, और नहीं तो पूरी 28 सीटें जीतना पड़ेंगी। यदि आप बसपा सपा और निर्दलियों का समर्थन ले लें तब आपको कम से कम 21 सीटें तो जीतना ही पड़ेंगी आज की तारीख में। लेकिन उन्हीं निर्दलियों में से आपके एक प्रदीप जायसवाल जो आपकी सरकार में मंत्री थे, वो यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाके निगम मंडल में बैठे हैं। बाकी एक विधायक ने और आपके इस्तीफा दे दिया। तो आपके सामने तो बहुत सारी मुश्किलें हैं ब्रजेश जी। इसके बावजूद आप कह रहे हो 28 सीट का दावा तो शिवराज सिंह चौहान भी नहीं कर रहे हैं। तो ये दावा कैसे कर रहे हो आप अपने नेताओं से परे जाके? आपके पास ऐसा कोई सर्वे अर्वे है क्या जिसकी वजह से आपने ये दावा कर दिया कि हम तो पूरी 28 के 28 जीत रहे हैं? सर्वे तो तब भी 2018 में भी था जब टिकट बांटे गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि सर्वे में एक चीज और जोड़ देनी चाहिए थी कहीं ये दल छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे, तो शायद कुछ और स्थिति होती। लेकिन खैर आगे बढ़ती हूँ। अब ब्रजेश जी, आप हिदायतुल्लाह जी की बातों का भी जवाब दे दीजिए। हाँ, हिदायत जी जैसे कह रहे थे कि सरकारें गिराने का, तो सरकारों का आप कोई चरित्र नहीं बचा है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो। भाजपा भी उसी रणनीति पे चलने लगी है जिस तरह से पहले इंदिरा जी के टाइम पे होता था, सरकारें गिराते थे, सरकारें बनाते थे। तो आजकल वो भाजपा वही काम कर रही। पहले चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी भाजपा। आप देखिए, आप चेहरे पूरे आप 22 के 22 लोगों को लेके आ रहे हो, चुनाव लड़ा रहे हो, तो आपका कैडर कहां चला गया? कैडर बेस्ड पार्टी है, इसने हमेशा से कैडर को सम्मान दिया है। सरकारें छोड़ी हैं पहले जनसंघ से लेके अब तक, लेकिन अब आप देखिए आज की परिस्थितियों में कांग्रेसी आदि कांग्रेस हो गई, कांग्रेसीकरण हो गया एक तरह से भाजपा का भी। और जिस तरह से भाषा का उपयोग हुआ है, भाषा का उपयोग जिस तरह से इस चुनाव में हुआ है, भाजपा की तरफ से भी हुआ है, चाहे उनके विधायक उम्मीदवार हों, चाहे कांग्रेस की तरफ से तो हुआ है, दोनों दल से हुआ है। यहाँ से भी ऐसे शब्द कहे गए हैं पारुल जी कि जिनको हम यहाँ उल्लेख तक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और माफी उन्होंने प्रत्याशी तक ने नहीं मांगी। अब नरोत्तम मिश्रा जी ने माफी मांगी, और इनके बीडी अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी, उन्होंने कहा कि हाँ यदि उन्होंने कहा है तो ऐसा मैं माफी मांगता हूं। अशोकनगर का मामला है वो। और इस तरह की भाषा एक के बाद एक गिरती गई है। यही तो अंतर है ब्रजेश जी कांग्रेस और बीजेपी में, कि मंजे हुए खिलाड़ी दोनों ही तरफ हैं, लेकिन उन्हें पता है किस तरह से रणनीति के तहत आगे बढ़ना है। भले ही बिसाहूलाल जी ने उस शब्द को लेकर माफी नहीं मांगी हो, लेकिन उनके पीछे या फिर आगे भी कह सकते हैं खड़े होकर नरोत्तम मिश्रा साहब, बीडी शर्मा जी ने माफी मांगी। उन्हें पता था कि कहाँ ये मुद्दा जाने वाला, और पटाक्षेप हो गया इस मुद्दे का। लेकिन वहां आइटम वाले शब्द को लेकर पटाक्षेप कर सकते थे, जो हो नहीं पाया। पांडे जी कहिए, क्या कहेंगे? पारुल जी,
मेरे भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता साथी की बातें सर से पांव तक जो है हास्यास्पद है। इनको एक मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण टीवी डिबेट में बैठे कम से कम इस बात की शुक्रोक्त करना चाहिए कि इनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात और कोयले की दलाली में काले हाथ। पूरा कार्य करने में जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर अभी 7 महीने और वो 15 साल का कार्यकाल, जनता भूली नहीं है। चाहे वो महिला उत्पीड़न का मामला रहा हो, चाहे व्यापार का मामला रहा हो, चाहे वो घोटाले का मामला रहा हो, चाहे ई टेंडरिंग घोटाला हो, नर्मदा घोटाला हो, हर घोटालों में इनकी सरकार की फहरिस्त पूरी भर पड़ी है। मेरा सीधा सा कहना यह है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने जब संविधान की धारा 63 और 87 का उपयोग करके कहा था, संविधान के नियमों का हवाला दिया था, प्रक्रियाओं का हवाला दिया था और साफ तौर से कहा था कि पूरे देश में मोदी जी ने, राहुल गांधी जी ने कह दिया कि कोरोना काल अपने पीक आवर में है, हम तब तक के लिए विधानसभा स्थगित करते हैं। लेकिन इनको इतनी जल्दी पड़ी और इन्होंने आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाकर के और अपनी बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस के एक गुट को तोड़ करके लोकतंत्र का कत्ल करके शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्होंने अपनी सरकार बनाई। बिल्कुल उसी तरह की इनकी स्थिति है जैसे मत कीरति भूत भुलाई अजब जही जतन जहां जही पाई। इनसे मैं ये कहना चाहता हूं अपने मित्र से, पहले ये समझ जाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा है 163 का उल्लंघन हुआ, 164 का वायलेंस हुआ। आपकी पार्टी सर से पांव तक संविधान को नहीं मानती। और जहां तक सवाल अभी आपने मुझसे कहा स्टार प्रचारक, आपकी पार्टी ने दबाव बनाया और आपकी पार्टी के दबाव बनाने के बाद चुनाव आयोग बाध्य हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। पहले दिन मैंने डिबेट में कहा था, न्यूज स्टेट में मैंने कहा था कि इस पर रोक लग जाएगी क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो सवाल आप दिग्विजय सिंह जी पर उठा रहे हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरसिम्हा जी कहते तो मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी थी और हमारे साथ जब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता थे यूथ कांग्रेस का एक डिबेट में बैठे थे दिल्ली में, मैंने उनसे कहा सबसे अधिक हल्ला आप ही क्या करते थे नरसिम्हा जी ईवीएम को लेकर के, आज क्यों चुप हो गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ईवीएम निष्पक्ष कार्य कर रहा है। तो जो पार्टी सबसे अधिक ईवीएम को लेकर रोना रोती रही हो, है तो वह मचाती रही हो, उस पार्टी के मुख्य लोगों से ये बातें दिग्विजय सिंह, अरे दिग्विजय सिंह जब 2018 में चुनाव जीते थे तब भी तो यही ब्रजेश जी, तब आप कहाँ थे? तब तो ढूंढना चाहिए था लोगों को आपको। दूसरी देखिए ऐसा है, ईवीएम को लेकर के उन्होंने शंका जाहिर किया है। पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उसका अपना एक मत है, उनका ट्विटर में की गई बातें हैं। ब्रजेश जी, भी हमारे चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया था, तब कहां गए थे आपके दल? जाके साबित कर देते कि इसमें छेड़छाड़ होती, तब तो किसी ने नहीं कर पाया। और आप जिस तरह से सफाई दे रहे हो, मतलब आइटम शब्द को आप जायज, जैसे पारुल जी का सवाल था कि आइटम शब्द को आपने जायज ठहरा दिया क्या? राहुल जी ने कहा था माफी मांगो, नहीं मांगो, और आइटम शब्द के कारण ही तो उनको दर्जा छीना था ना चुनाव आयोग ने। आप कह रहे हो कि गलत हुआ है, तो क्या आइटम शब्द को जायज ठहरा रहे हो आप? चौकसे जी, आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आइटम शब्द को लेकर के आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था कि लोकसभा की कार्यसूची में और मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यसूची में रहता है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2। उन्होंने उनको मुंह पे याद नहीं आया प्रत्याशी का नाम, उन्होंने बोल दिया, उस बात पर उन्होंने अपनी बातें कर दिया। पहले भी यही चर्चा हो रही थी, इसको लेकर मैं अभी कुछ बात कहना चाहूंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेकिंग लेनी पड़ रही है सर, एक ब्रेकिंग लेनी पड़ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने मतदान कर दिया, वोट कास्ट किया अपना। नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने वोट कास्ट कर दिया है ग्वालियर में अपना, और हम कोशिश करेंगे तस्वीरें भी दिखा सकें तोमर साहब की वोट कास्ट करते हुए। बारादरी स्थित मतदान केंद्र पर वो पहुंचे और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, उन्होंने वोट कास्ट किया और अपना फिंगर जो इंक वाला होता है जिसको वोट कास्ट करने के बाद फिंगर पे इंक लगाई जाती है, वो भी दिखा रहे हैं वो, और दूसरे हाथ से विक्ट्री दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें निकल कर आती हैं अपने आप में बताती हैं कि, क्योंकि देखिए हम तो यहां बैठकर एनालिसिस करते हैं, हमारी टीम है, और उसके आधार पर ये नेता भी एनालिसिस करते हैं फील्ड पर जाकर अपने सर्वे के आधार पर कि आखिर उनकी पोजीशन कहां बैठ रही है। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी है ग्वालियर चंबल में, और फिंगर आउट करते हुए, डॉटेड इंक दिखाते हुए कि हाँ उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, और दूसरे से विक्ट्री दिखा रहे हैं। चलिए, तो विक्ट्री किसे हासिल होगी ये तो अभी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि मतदाता अभी भी जा रहा है, घरों से निकल रहा है, वोट कास्ट कर रहा है, और शाम तक वोट पड़ जाएंगे ईवीएम पर। लेकिन उसके बाद भी इंतजार 7 दिनों का, क्योंकि मंगल के दिन एक बार और होना है। मंगल किसका होगा मंगल ये नहीं पता। अभी हम चर्चा कर रहे थे तो पांडे जी,
ये बात निकलकर सामने आई, आपने जो कहा उसको लेकर मनोज जी ने भी हमसे जब इससे पहले चर्चा में बैठे थे उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें बताई थी कि आप बताइए कि क्या खरीद फरोख्त की बातें आप लोग करते हैं, तमाम तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से भी होती है, बीजेपी की तरफ से भी होती है, लेकिन एंड में आकर चौकसे जी आप भी बताइएगा इस मामले में आके कि अब जब खरीद फरोख्त के सब कुछ सारे मुद्दे तो खत्म हो गए, अब तो जनता के हाथ में ही सारी बाजी है, वो क्या करेगी, किससे वोट देगी, किससे नहीं देगी। चौकसे जी, जनता तो क्या दोनों तराजू पे तोल लिया उसने, अब उसके हाथ में है सब कुछ। नेताओं की दोनों दलों की बातें सुनी है उसने कि किसने क्या कहा, खरीदने के आरोप लगाए, वीडियो आइटम्स तमाम तरह की चीजें चुनाव में हुई, मुद्दों से लेकर कर्ज माफी से लेकर आइटम से लेकर कुत्ते से लेकर शेर चीता सब आए इसमें। अब मतदाता के ऊपर है पारुल जी कि वो किसकी बातों पे यकीन करती है, किस पे कम विश्वास करती है, किस पे ज्यादा विश्वास करती है और किसकी जो वचन पत्र है और घोषणा पत्र है किन पर भरोसा करती है। पिछली 15 माह का कार्यकाल भी उसके पास सामने है, जनता के सामने कांग्रेस का, और 15 साल का उनका भी है और 7 माह का अभी भी है। तो उसके पास पर्याप्त समय है, दोनों की बातें सुन ली है उसने और इसके बाद अपना मत जो आज वो देगा तो किस दल को देगा ये उसके अंदर है और उसने जरूर सोच समझ के ही देगा कि भाई जो हमने सरकार चली है 1.5 साल, किस तरह से हमने बॉर्डर पे मतदान किया था, बॉर्डर दी थी, मतलब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था, ना कांग्रेस को ना भाजपा को। कांग्रेस ने सरकार बनाई निर्दलियों के, बसपा और सपा के समर्थन से, भाजपा ज्यादा दूर थी इसलिए वो नहीं बना पाई। तो अब मतदाता जरूर ध्यान रखेगा, मुझे लगता है कि वो एक पूर्ण बहुमत सरकार दे, चाहे वो कांग्रेस को दे चाहे भाजपा को दे। बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि जाइए घरों से निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। हिदायतुल्लाह साहब। नहीं, मुझे लगता है मेरे कांग्रेस के मित्र जब बातें करते हैं बड़े ज्ञान की और बड़ी बड़ी चौपाइयां और दोहे बोलने का काम करते हैं तो उनके साथ वो बोले तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति किसके साथ हो जाती है। आपकी एक शुरू आपने बात करी और बोला कि कोयले की दलाली में हाथ डाले, तो जरा कोयला घोटाला करिए, कोयले की दलाली सबसे पहले कांग्रेस ही लिखा हुआ आता है। अरे एबीसीडी पूरी उठा लेंगे ना तो कहीं ना कहीं हर शब्द से घोटाला निकलता है जो आपके ऊपर जाता है। और आप बात कर रहे हैं बार बार दुहाई की, आप संविधान की धाराएं और सारी चीजें लेकर आ जाए। अब अपन सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोलता हूं ना मैं। अरे ज्ञानी आपके पास बहुत ज्ञान है, सुन लीजिए ना, इतने क्यों बौखला रहे हैं, दिग्विजय सिंह क्यों बन रहे हैं, सुबह से बौखलाहट शुरू हो गई क्या। और आप मेरी बात सुन लीजिए प्रजय जी, जरा कहीं रुकू तो बताने। पहला चुनाव हुआ पारुल जी 1952 के अंदर, मद्रास राज्य हुआ करता था, मद्रास राज्य के अंदर संयुक्त मोर्चा पहली बार जीता। संयुक्त मोर्चे की सरकार नहीं बता रही, राजगोपालचारी को आपने बुला लिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आज तक इस बात का जवाब नहीं है। 57 के अंदर जब सरकार बनी तो 57 के अंदर आपने सरकार को गिरा दिया जी, सरकार को सिर्फ इसलिए गिरा दिया और उसके ऊपर आरोप लगे, और जो आरोप लगे उस समय जवाहरलाल नेहरू के ऊपर केरल के अंदर, वो लगे कि विदेशों के आधार पर आपने सरकार को गिरा दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राज्यपाल ने गलत रिपोर्ट बनाने से मना करा। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। एक चीज ये तारीख याद रखिए आप। नहीं तो हिदायतुल्लाह साहब ये कंपैरिजन हो रहा है कि आप भी तो ऐसा कर चुके हैं, हमने किया तो भला क्या गलत किया। नहीं, दो चीजों में फर्क है। आप बताइए 25 नवंबर 1990 की वो तारीख, 2009 की वो तारीख जब येदियुरप्पा जी ने बहुमत साबित कर दिया, उसके बाद भी बॉम्बे की राज्यपाल ने उनको बर्खास्त कर दिया। इसको लोकतंत्र की हत्या। पारुल जी, जो अगर चुनाव हो रहा है ना, ये लोकतंत्र के नियमों के तहत हो रहा है। ये संविधान इजाजत देता है कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आप नहीं किसी दल के साथ रह सकते तो इस्तीफा देके वो जनता के बीच में गए हैं, पिछले दरवाजे से सरकार। शिवराज सिंह चौहान साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। माफी के साथ मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा, हम उन्हें सुनते हैं क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान साहब। मतदान कर रहे हैं। मेरी फिर सभी बहनों और भाइयों से ये सीएम शिवराज सिंह चौहान अपील है, प्रार्थना है कि जिनने अब तक वोट नहीं किया वो वोट जरूर करें, क्योंकि आपके वोट से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है, और सरकारें बनती है जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करे, जो प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाए, जो जन कल्याण योजना बनाकर क्रियान्वित करे,
सरकार वही रहनी चाहिए और वो आपके वोट से असंभव होता है। और इसलिए जिनने भोजन कर लिया हो दोपहर का, वो भोजन करके निकल जाएं, और नहीं किया हो तो पहले वोट डालें फिर भोजन करें। बहनें भी बड़े उत्साह से मतदान में भाग ले रही हैं और युवा भी उत्साहित है, लेकिन युवा ये भी देखे कि आसपास के सब वोट डल जाए। मैं फिर अपील करता हूं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए आपके वोट का उपयोग आप जरूर करें। तो क्या लग रहा है मतदान जो होना चाहिए, अब तक मतदान होना चाहिए था सर, उतना नहीं हो पाया, क्या लग रहा है? नहीं, मतदान ठीक चल रहा है लेकिन पूरा होना चाहिए। सर मतदान की अभी मॉनिटरिंग आप कर रहे थे, तो अभी चुनावी हिंसा की कई शिकायतें जैसे सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है सर आपको? प्रशासन सजग है, कोई छुटमुट घटनाएं कहीं होती है, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान की मैं अपील करता हूं जनता से। सर हनुमान भक्त राम भक्त सुबह से दिखाई दे, मन के भाव भगवान जानते हैं और हनुमान जी तो स्वयं भगवान राम के भक्त हैं और हम सब उनके भक्त हैं, उनके दास हैं। पूजा रोज चलने वाली संस्कार हैं। पूजा का इससे कोई संबंध नहीं कि आज वोट है तो उस दिन प्रणाम कर लें और 100 रुपया चढ़ा के मांग लें कि भगवान बस सब कुछ दे देना। भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब समझते हैं, इसलिए हम तो नित्य भगवान की उपासना करते हैं। सर मंगल किसका, मंगल किसका? जनता का मंगल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पहले से हार की भूमिका बनाने लगी कांग्रेस। अब दिग्विजय जी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। यही ईवीएम थी जिसमें से 2018 में 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तब ईवीएम अच्छी थी। और अब जब उनको लग रहा है कि बुरी तरह पराजित हो रहे हैं, तो सारा दोष ईवीएम पे मर दो और खुद छुट्टी पा जाओ। चौकसे जी कि ईवीएम पर अब दोष मरना शुरू हो जाएगा, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर यह भी बताते हुए नजर आए कि अब अभी से ये भूमिका बनाना शुरू कर दी है क्योंकि बुरी तरह से पराजित होने वाले हैं, इस तरह की बातें। और अपनी जीत को लेकर जरूर उन्होंने कहा कि मंगल होने वाला है जनता का क्योंकि बीजेपी आ रही है। आपकी टिप्पणी चौकसे जी जल्दी से। जैसे कि पारुल जी ने कहा, शिवराज जी ने, कि जनता का मंगल होगा। निश्चित तौर पर जनता का ही मंगल होगा, क्योंकि जिसका मंगल होगा जनता ही तय करेगी किसका मंगल करना है, किसका अमंगल करना है। तो मंगल तय करने वाली तो जनता ही है। और जहां तक ईवीएम का सवाल है, तो जैसे शिवराज जी ने कहा है, पहले से भाजपा भी ईवीएम पे आरोप लगाती रही है एक समय पे, लेकिन जो हारता है तो हमने देखा कई बार समीक्षा जरूर राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन वो समीक्षा में क्या निकला है हार के कारणों का, वो कभी जनता के सामने नहीं आता। तो फौरी तौर पर तत्काल वो आरोप लगा देते हैं कि ईवीएम है, प्रशासन है, इसके कारण हार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज जो ये खुद नजर आती है दिग्विजय सिंह की। जी पांडे जी, मुझे ये बताइए, ये अभी शिवराज जी ने भी कहा कि 2018 में क्यों नहीं ईवीएम खराब हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी, अभी गड़बड़ हो रही है, जब आपको पहले ज्यादा सीटें मिल गई तो गड़बड़ नहीं हुई। जी पांडे जी। हाँ, देखिए पारुल जी, दिग्विजय सिंह साहब का ट्वीट ये आया है कि आज की टेक्नोलॉजी के इस विकसित युग में ईवीएम पर भरोसा होता है, लेकिन इस तरह से हो गया है कि ईवीएम में जो चिप होती है उसको दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। उन्होंने एक आशंका जाहिर की। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है पारू, आज का जो चुनाव है, आज की जो वोटिंग पड़ रही है, वो वोटिंग इस बात पे पड़ रही है कि इस प्रदेश के अंदर टिकाऊ कौन और बिकाऊ कौन, ईमानदार कौन, बेईमान कौन, वफादार कौन, गद्दार कौन, लोकतंत्र या नोटतंत्र, इन चीजों पे जो मतदाता वोट दे रहे हैं। और हम समझते हैं कि प्रदेश के 63.67 लाख मतदाता जब वोटिंग करने जा रहे हैं, तो उनके अंदर एक जज्बा इस बात का है कि हमको उस मध्य प्रदेश को चुनना है जो मध्य प्रदेश इस देश के अंदर। आखिरी में दमोह सीट का खाली होना फिर तो जरूरत ही नहीं थी बीजेपी को। चलिए एक बार मान भी लिया कि खरीद फरोख्त की कोशिश थी, तो आखिरी में तो जरूरत ही नहीं थी ना बीजेपी को, फिर दमोह सीट कैसे खाली हो गई? मुझे ब्रेक लेना होगा सर। हिदायतुल्लाह शेख साहब की एक टिप्पणी ले लेते हूँ। शेख साहब, अब मुझे
अब मुझे दूसरे चैनल में करना पड़ेगा, क्षमा करेगा। जी मैं आपसे इजाजत लूंगी। इसके अंदर ईवीएम के साथ जरा 2-3 चीजें और जोड़ दीजिए। एक तो ईवीएम इसके अंदर इसको आरोप बनाने वाले, चुनाव हारने के बाद पुलिस प्रशासन को आरोप बनाने वाले हैं, इसके बाद चुनाव आयोग को भी कटघरे में डालने वाले, इसके बाद और जो मतदान में कर्मचारी लगे उसे भी डालने वाले। ये अपने ऊपर कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि जनता इन्हें अस्वीकार कर रही है। ये तो लगातार कहीं न कहीं बहाने ढूंढने का काम करेंगे और वो काम दिग्विजय सिंह जी ने प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी आपका भी शुक्रिया, पांडे जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की दशा और दिशा तय करने वाला ये चुनाव, और इतिहास में ये चुनाव इसलिए भी सबसे बड़ा चुनाव है क्योंकि सबसे ज्यादा उपचुनाव वाली सीटें मध्य प्रदेश में और उपचुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है, हर पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंच रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब वो भी लाइव रहे और उन्होंने बताया कि जो लोग अभी खाना खा चुके हैं तो खाना खाकर चले जाइए, टहलते टहलते मतदान करके, और नहीं गए तो खाना बाद में खाइएगा, पहले मतदान कर आइए। मतदान बेहद ही जरूरी होता है, आप सब जानते हैं। लोकतंत्र में आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जब आप अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप तय करते हैं कि आपका विधायक, आपका नेता कैसा हो। तो अभी भी हम फिर से अपील कर रहे हैं कि जाइए, निकलिए घरों से बाहर, क्योंकि मत प्रतिशत जो आ रहा है वो बताता है कि आप लोग घरों में बैठे हुए हैं। कोरोना काल तो है, समझ रहे हैं, लेकिन तमाम एहतियात चुनाव आयोग की तरफ से भी बढ़ते जा रहे हैं। पोलिंग बूथों पर भी सैनिटाइजेशन, मास्क की व्यवस्था है, तो ध्यान आपको भी थोड़ा सा रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन मताधिकार का उपयोग, मतदान जरूर करना है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।